हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, टारगेट बैच में आज हम चर्चा करने वाले हैं टिहरी के पंवार शासक और जो पंवारकालीन शासन व्यवस्था थी उसके संबंध में। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारी चीजें आज हम पंवार वंश में इसमें कवर कर लेंगे और पंवार वंश इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम देखेंगे गोरखा काल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो इनके बारे में बहुत सारा मैटर है। ठीक है, बहुत सारा मैटर है, तो इसको अगर मैं लिखाऊंगा तो 2 बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा केवल एक के लिए, तो उसमें हमारा बहुत सारा समय चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको टाइप करके मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। उसका पीडीएफ साथ में आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा पीडीएफ का, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो जो नोट्स बना रहे हैं अपने, पीडीएफ इसमें अपना बना लें। और साथ ही देखो, एक बच्चे का कमेंट आ रखा था कि सर जो उत्तराखंड की संस्कृति है और जो यहाँ की शब्दावलियाँ हैं, लोकोक्तियाँ, उन्हें भी कराइए। कराऊंगा उन्हें भी। देखो, एक क्रम से हमें चलना है। जैसा कि कल आपने पेपर में देखा होगा कि जो आपकी परीक्षा है वो 25 फरवरी को होनी बताइए। हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है या फिर कोई ऐसे स्पष्ट, ठीक है, इसको नहीं किया है। लेकिन फिर भी यदि 25 फरवरी को आपका पेपर होता है तो आपके पास बहुत समय है। धैर्य रखिए। अगर 31 जनवरी को होता है तब भी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए और मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, सब चीज़ कराऊंगा। ठीक है, आपके लिए टारगेट बैच के अंदर सारी चीजें हम करेंगे। यदि 25 फरवरी को होता है तो पूरा का पूरा जीएस भी हम कवर करेंगे। ठीक है, यदि 31 जनवरी को हो भी होता है तब भी हम सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो सब कवर इसमें करेंगे। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, घर पर आप क्या मेहनत कर रहे हैं ये आप लोग जानते हैं। बाकी देखो, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा। ठीक है, आप लोग करें या ना करें, मैं आपको 31 जनवरी तक का या फिर यदि पेपर 25 फरवरी को होता है तो वहां तक का क्लास लगातार दूंगा इसके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, बेहतर पढ़ रहे होंगे। देखो, ज़्यादा समय ना नष्ट ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। टिहरी के पंवार शासक। तो इससे पहले हमने सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्होंने टिहरी राज्य की स्थापना की थी। देखो, गोरखाओं के साथ क्या हुआ वो हमने अभी छोड़ दिया है। गोरखा युद्ध होगा, गढ़वाल में होगा, कुमाऊं में होगा, वो सब तथ्य गोरखा काल के हैं, तो उसे वहीं पर पढ़ना बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे उसको। अब देखो, प्रताप शाह, इनका जो कार्यकाल है 1871 से 1887 तक है। 1871 से 1887 तक का। तो इनके जो सुधार थे, इन्होंने क्या क्या सुधार किए थे। 19 वर्ष की आयु में एक गद्दी पर बैठे थे इन्होंने। राजधानी में 1983 में एक एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। देखो, एंग्लो मतलब जो अंग्रेज है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का, वर्नाकुलर मतलब होता है भाषा। ठीक है, जैसे लोकल जो स्थानीय होती है यहाँ की, ऐसी एंग्लो वर्नाकुलर क्या हो गई, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, भारतीय वर्नाकुलर क्या हो जाएगी, भारतीय भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में एक स्कूल की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपने वीडियो में सवाल देखा होगा कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी, तो सही आंसर हो जाएगा प्रताप शाह ने रखी थी। वही तो ये चीज बता रहा है। ठीक है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव प्रताप शाह ने रखी थी, जो कि इन्होंने मिडिल स्कूल बनाया था। मिडिल स्कूल मतलब 8वीं तक का स्कूल इन्होंने बनाया था। इसी स्कूल को कीर्ति शाह ने बाद में हाई स्कूल कर दिया। ठीक है, इन्होंने मिडिल स्कूल बनाया था, इसको हाई स्कूल कर दिया और उसका नाम हाई स्कूल रख दिया। अगला देखो, टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोला, जो टिहरी की प्रथम प्रेस थी। तो क्वेश्चन बनेगा, टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, प्रताप शाह ने। 1873 में उसने पुनः भूमि पैमाइश करवाई, भूमि व्यवस्था करवाई थी, जिसे जूला पैमाइश कहते हैं। ठीक है, जूला पैमाइश किसे कहते हैं, किसने करवाया था, प्रताप शाह ने। कब, 1873 में। ध्यान रखिएगा, सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सारे के सारे जो भी फैक्ट मैंने टाइप किया है सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं था, महत्वपूर्ण नहीं था, मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो, राजस्व उगाही। अब टिहरी राज्य भले ही इनके पास छोटी एरिया आ गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखो, टिहरी यदि आप देखते हैं इस तरह से, इसका जो मैप बन जाएगा इस तरह से, यहाँ उत्तरकाशी में, यहाँ, ठीक है, अलकनंदा यहाँ भागीरथी, और इधर अलकनंदा से इनके बीच का एरिया, और इधर हल्का सा इसमें भिलंगना। तो ये उत्तरकाशी, यहाँ हल्का उत्तरकाशी, बाकी ये टिहरी का एरिया, और ये चमोली का रुद्रप्रयाग वाला एरिया। इस तरह से इनका मैप बन जाएगा। और जो इनका संगम है यहाँ, इसके आसपास राजा बैठ रहा है, इसके आसपास राजा बैठ रहा है। और बाकी इधर ये सारी जगह, चूंकि राजा एक कोने में सा बैठ रहा है, तो सारी जगह राजस्व उगाही में जाहिर सी बात है कि कठिनाई होनी थी। तो राजा ने क्या किया, राजस्व उगाही के लिए राज्य को 22 पट्टियों में विभाजित कर दिया। मतलब अलग अलग पट्टियां बना दी। जैसे आज राज्य के जिले बन जाते हैं, जिले से फिर
ठीक है, तहसीलों में बढ़ जाते हैं, फिर विकास खंडों में बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से राजा ने क्या किया, उसको 22 पट्टियों में बांट दिया और प्रत्येक पट्टी में एक एक करदार की नियुक्ति की, जिसकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती थी। ये जो करदार था ये पटवारियों के समान था, जो कुमाऊं में पटवारी होते थे, ठीक है, तो कुमाऊं में पटवारियों के समान गढ़वाल में करदार की नियुक्ति की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं में जो गढ़वाल में करदार था, कुमाऊं के किस अधिकारी के समान होता था, पटवारी के समान, ठीक है। अगला देखो, शांति व्यवस्था के लिए राजा ने पुलिस विभाग की स्थापना की तथा रवाई, टकनौर, चिला और देवप्रयाग में 4 थाने स्थापित किए। देखो, पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी, टिहरी में प्रताप शाह ने। कौन कौन से थाने बनाए, रवाई थाना बनाया, टकनौर थाना बनाया, चिला थाना बनाया और देवप्रयाग थाना बनाया। तो 4 थाने भी इसने बनाए, ठीक है। टिहरी से मसूरी, ये इंपॉर्टेंट है, टिहरी से मसूरी किसने जोड़ा था, अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था ये। और टिहरी से श्रीनगर, ये 2 इसने मार्ग बनाए थे, सड़क बनाई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, टिहरी से श्रीनगर को किस शासक ने सड़क बनाई थी, तो किसने बनाई थी, प्रताप शाह ने। टिहरी से मसूरी किसने जोड़ा, प्रताप शाह ने। देखो, 1885 में महारानी गुलेरिया, तो इसकी जो पत्नी थी गुलेरिया, उसके परामर्श से राज्य में प्रचलित खैण यानी कि बेगार, पाला यानी कि क्या था, दरबार में दूध दही घी पहुंचाना, ये प्रथाएं थी, ठीक है। खैण प्रथा, पाला प्रथा और साथ ही जो तीसरा था विशाह, ठीक है। विशाह क्या था, अन्न के रूप में कर भंडार में पहुंचाना, अन्न के रूप में मतलब टैक्स को अन्न के रूप में दरबार में पहुंचाना क्या था, विशाह। इन कुप्रथाओं को इन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। इन्होंने टिहरी में न्यायालय भवन की नींव रखी, स्थापना की उसकी, न्यायालय भवन की स्थापना की, जिसे चीफ कोर्ट कहा गया। टिहरी में चीफ कोर्ट की स्थापना किसने की थी, प्रताप शाह ने की थी। 1877 में राजा ने अपने नाम से जलकुर नदी के तट पर, जब हम नदी तंत्र पढ़ रहे थे टारगेट बैच में, वहां पर मैंने आपको बताया था, जलकुर नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है, प्रताप नगर, ठीक है, प्रताप नगर बसाया था। और 1883 में टिहरी में डाकघर की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट, सारे के सारे फैक्ट आपके लिए बिल्कुल कतई जहर हैं एकदम, ठीक है। आपने सारे के सारे नोट करने हैं, सारे के सारे याद रखने हैं। देखो, पिछला वीडियो आप देखेंगे, वहां पर पूरा चारों के चारों विकल्प दिए गए नरेंद्र शाह के, और इनमें से कौन सा कथन सत्य है, नीचे से आपको कोड दिया गया है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो आपने सारे फैक्ट इसी क्रम में ध्यान रखने, ऐसे ही ध्यान रखने। अगला देखो, 1882 में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में बासर आंदोलन हुआ था। किसके समय में हुआ था, प्रताप शाह के समय में हुआ था। राजा के आश्रय में ही कवि देवराज ने गढ़वाल राज्ञा वंशावली की रचना की थी। तो गढ़वाल राज्ञा वंशावली यानी कि गढ़वाल राजाओं की वंशावली की रचना किसने की, कवि देवराज ने, ठीक है। और 8 फरवरी 1887 को जो प्रताप शाह है, इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, प्रताप शाह के बारे में सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला है देखो, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह जो कि 1887 से 1913 के मध्य शासक रहे थे, ठीक है। 1887 से 1913 के मध्य शासक रहे थे। कीर्ति शाह जैसा नाम है वैसे ही इनके कार्य भी रहे, ठीक है। उसी तरह की इनकी कीर्ति थी, ये विख्यात थे, ठीक है। इनकी संरक्षिका थी राजमाता गुलेरिया। जब ये शासन पर बैठे तो छोटे थे, अल्पवयस्क थे, तो इनकी संरक्षिका कौन थी, राजमाता गुलेरिया। अब ये प्रश्न अभी किस में आया था, आरओ में। आरओ का प्री जिसने भी दिया है वहां पर आया था कि राजमाता गुलेरिया निम्न में से किस पंवार शासक की संरक्षिका थी। हमने सारे के सारे पढ़ लिए, देखो, राजमाता नेपालिया हम अभी देखेंगे, राजमाता गुलेरिया ये हो गई, ठीक है। इसलिए हमने राजमाता कटौची हमने देखी थी, कर्णावती हमने देखी थी, कनक देई हमने देखी थी, वो सब आपने ध्यान रखने हैं। प्रश्न बन रहा है ऐसा, 5-6 तो हैं कुल, ये प्रश्न बन रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ध्यान रखना है इसको। राजमाता जो गुलेरिया है, राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका है, ये हो जाएंगे देखो कीर्ति शाह के, ठीक है। किसकी संरक्षिका हो जाएंगी, कीर्ति शाह की, जो कि 1887 से 92 तक का ये शासन करते हैं। कीर्ति शाह का संरक्षण राजमाता गुलेरिया ने किया था। 18 वर्ष आयु प्राप्त होने पर 16 मार्च 1892 को राजमाता ने कीर्ति शाह को राज्यभार सौंप दिया। अगला देखो, शासन सुधार में क्या क्या किया कीर्ति शाह ने। सबसे पहले 1892 में इन्होंने क्या किया था, इनका विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर की पौत्री से हुआ था, ठीक है। दूसरा देखो, कैंप, अब इनके जो सुधार है उनकी बारी है। कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना कब करी थी, 1907 में। हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी थी 1909 में, ठीक है। हिबेट संस्कृत पाठशाला पूछा जा सकता है, 1909 में की थी।
इन्होंने राज्य में 25 प्राइमरी पाठशालाएं खोली, राज्य में 25 प्राइमरी पाठशालाएं खोली तथा राजकीय हाई स्कूल श्रीनगर को छात्रावास निर्माण हेतु 13,000 रुपये दान दिए। ठीक है। राजा ने तारादत्त गैलोरा को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया। अति महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर। ठीक है, ये पूछा जाएगा। अगला देखो, टिहरी में कीर्ति शाह ने वेधशाला का निर्माण किया। प्रश्न पूछा गया है पहले और आगे भी संभावना है कि भविष्य में भी पूछा जाएगा। तथा टिहरी नगर पालिका की स्थापना की। अब क्वेश्चन बनेगा, टिहरी नगर पालिका की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने। ठीक है। वेधशाला का निर्माण किसने किया था? कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने ही जनता को पहली बार बिजली की सुविधा भी प्रदान की थी टिहरी में। तो ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं। राज्य सेना का पुनर्गठन इन्होंने करा किया। ठीक है। और टिहरी में माइनर्स तथा सैपर्स फोर्स की स्थापना की थी। तो माइनर्स फोर्स और सैपर्स फोर्स की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्र टिहरी गढ़वाल दरबार गजट प्रकाशित हुआ। टिहरी गढ़वाल दरबार गजट प्रकाशित हुआ प्रताप प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक है। अगला देखो, 1897 में राजधानी में 1897 में राजधानी में घंटाघर तथा बाद में नए राजभवन का निर्माण किया गया। तो पुराना दरबार हमने देखा था 1848 में किसने तैयार किया था? सुदर्शन शाह ने। तो नया दरबार या नया राजभवन किसने बनाया? ये बनाया था कीर्ति शाह ने। और राजधानी में घंटाघर किसने बनाया था? कीर्ति शाह ने। कब? 1897 में। ठीक है। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी। किसने की थी? कीर्ति शाह ने। तो क्वेश्चन बनेगा, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने। ठीक है। किसानों की सुविधा के लिए की थी। अगला देखो, राजा ने 1894 में अपने नाम से, ये भी महत्वपूर्ण है, राजा ने 1894 में अपने नाम से अलकनंदा के तट पर, अब ये कौन से तट पर होगा? ये दाएं तट पर है। ठीक है। दाएं तट पर, अलकनंदा के दाएं तट पर कीर्तिनगर की स्थापना की तथा यमुना नदी में हिबेट ब्रिज का भी निर्माण कराया। तो कीर्तिनगर की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी। ठीक है। और हिबेट ब्रिज का निर्माण किसने कराया? कीर्ति शाह ने। ये सब फैक्ट पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए मैं इसको आपको टाइप करके दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इतने ज़्यादा फैक्ट हैं बोर्ड में लिखने में, इसमें बहुत ज़्यादा समय हमारा लगता है और केवल एक दिन में केवल एक ही राजा हम कर पाते, क्योंकि इतना सारा कार्य इन्होंने किया है। इसी के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे। किसके समय आए थे? जो कीर्ति शाह हैं इनके समय पर। ठीक है। कौन आए थे? स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल में आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राजा ने हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था, लागू हुआ था नरेंद्र शाह के समय पर। ठीक है। नरेंद्र शाह के समय पर ये लागू हुए थे। ठीक है। लागू कब हुए थे? नरेंद्र शाह के समय। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, जो नरेंद्र शाह के समय शासनकाल में प्रकाशित हुए थे। तो क्वेश्चन बनेगा, नरेंद्र हिंदू लॉ के लेखक कौन है? हरिकृष्ण रतोड़ी हैं। और गढ़वाल का इतिहास के लेखक कौन है? ये भी हरिकृष्ण रतोड़ी हैं। इनकी बुक आती है गढ़वाल का इतिहास। ठीक है। जो कि नरेंद्र शाह तक है, हालांकि यशवंत कठौत जी ने उसको पूर्ण किया है। अगला देखो, उनकी राज्य कुशलता के कारण, जो कीर्ति शाह हैं, उनकी राज्य कुशलता के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1903 में इन्हें सर की उपाधि दी तथा 1906 में राज्य काउंसिल का सरकारी सदस्य इन्हें बनाया गया। ठीक है। 1907 में टिहरी आए कैंपबेल का कथन है, कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं भी देखा। ठीक है। कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं देखा। ये किसका कथन है? कैंपबेल का। तो क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी, यह कथन किसका है कि कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भाग में नहीं देखा? किसका है? कैंपबेल का। ठीक है। जो भक्त दर्शन इन्होंने कीर्ति शाह को राजर्षि की संज्ञा दी है, अपनी जो बुक है उनकी। ठीक है। उसमें इन्होंने कीर्ति शाह को राजर्षि की संज्ञा दी और साथ ही 25 अप्रैल 1913 को कीर्ति शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब कीर्ति शाह की मृत्यु हुई तो वो भी, उनके पुत्र भी अल्पवयस्क थे। ठीक है। राजमाता गुरेलिया ने कीर्ति शाह का संरक्षण किया था। शासन सुधार में देखो इन्होंने हिबेट संस्कृत पाठशाला, साथ ही तारादत्त गरला को अपना विधि परामर्श नियुक्त किया था। टिहरी में वेधशाला का निर्माण, टिहरी नगर पालिका की स्थापना, पहली बार बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई टिहरी में माइनर्स और सैपर्स फोर्स का गठन किया। ठीक है। टिहरी गढ़वाल
दरबार गजट प्रकाशित किया, 1897 में घंटाघर बनाया, नई राजभवन का निर्माण किया, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की, ठीक है, कीर्तिनगर की स्थापना की 1894 में, हिबेट ब्रिज इन्होंने निर्माण कराया, स्वामी राम तीर्थ इसके समय इनके समय में आए थे। साथ ही देखो नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए हरिकृष्ण रतुड़ी जी को प्रोत्साहित किया, जो कि बाद में नरेंद्र शाह के समय में प्रकाशित हुए थे। ये सब आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। अगले हैं देखो नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह 1913 से 1946 तक के राजा रहे थे। जब वे 1913 में शासक बने तो ये भी अल्पवयस्क थे, ठीक है। अब राजकाज को चलाने के लिए इनकी वयस्कता अवधि तक, यानी कि जब तक ये 18 साल के ना हो जाते, राजकाज को चलाने के लिए संरक्षण समिति गठित की गई, और उस संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजमाता गुलेरिया, राजमाता नेपालिया, ठीक है, राजमाता नेपालिया। अब क्वेश्चन बनेगा कि नरेंद्र शाह का संरक्षण किसने किया था? राजमाता नेपालिया ने। गुलेरिया ने किसका किया था? कीर्ति शाह का, ठीक है। तो वो प्रश्न पहले बन भी चुका है, तो ध्यान रखिएगा। देखो राजमाता नेपालिया ने किसका संरक्षण किया था? नरेंद्र शाह। 9 से नेपालिया, 9 से नरेंद्र शाह, ठीक है। संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने राज्यभार संभाला। समिति ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी शासकों ने, मतलब निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी? पंवार शासक उसमें एक विकल्प वहां पर हो सकता है, ठीक है। अगला देखो 1916 में राज्य में डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था आरंभ की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था किस पंवार शासक के काल में आरंभ हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? नरेंद्र शाह के काल में, ठीक है। डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था नरेंद्र शाह के शासन काल में आरंभ की गई थी। और 4 अक्टूबर 1919 को नरेंद्र शाह के सत्तासीन होते ही संरक्षण समिति भंग कर दी गई। जैसे ही नरेंद्र शाह शासन पर सत्तासीन हुए तो जो संरक्षण समिति थी वो भंग कर दी गई और नरेंद्र शाह पूर्ण राजा बन गई। अब आएगा देखो नरेंद्र शाह का शासन। तो नरेंद्र शाह के शासन में सबसे पहला आता है 1920 में इन्होंने साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति देने के लिए, किसको? किसानों को, ठीक है। साहूकार ब्याज कैसे देते हैं? बहुत साहूकार ऋण कैसे देते हैं? बहुत ज्यादा भारी मात्रा में उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो साहूकारों से भारी ब्याज से मुक्ति देने के लिए, ये प्रश्न अभी वीपीडीओ में बना था, वो भी पिछले वाले में, ठीक है। तो इनके 3-4 कार्य यहाँ पर आए थे। देखो कौन कौन से कार्य आए थे। 1920 में साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति देने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की, जिसके माध्यम से कृषकों को सहायता दी जाती थी, ठीक है। अगला देखो 1921 में कुलदेवी राजराजेश्वरी के प्रासाद का जीर्णोद्धार कराया। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसको तेजी से आपको समझा रहा हूँ। पीडीएफ मिल रहा है तो आपको कोई दिक्कत फिर नहीं है, ठीक है। तो 1921 में कुलदेवी राजराजेश्वरी के प्रासाद का जीर्णोद्धार कराया, जो कि कहाँ पर बना था? हमने पढ़ा था कहाँ बना था? देवलगढ़ में। और किसने बनाया था? अजय पाल ने। किसने बनाया था? अजय पाल ने। कहाँ? देवलगढ़ में बनाया था, ठीक है। अगला देखो राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि नरेंद्र शाह ने किस वर्ष राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी? 1923 में। कब की थी? 1923 में। और उसका अध्यक्ष किसको रखा गया था? स्वयं उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 में की और स्वयं क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। अगला देखो 1923 में ही टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय, ये प्रश्न भी आया था अभी उसमें वीपीडीओ वीडियो वाले में, जो पिछला वाला हुआ था जुलाई में। 1923 में ही सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1924 में समस्त भूमि का राजस्व प्रबंधन पूर्ण किया गया, जो टिहरी राज्य का प्रथम विधिवत भू प्रबंधन था। तो क्वेश्चन बन सकता है टिहरी राज्य का प्रथम विधिवत भू प्रबंधन किसने किया था? किसने किया था? ये किया था देखो नरेंद्र शाह ने, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है इस तरह से। 1924 में समस्त भूमि का राजस्व प्रबंधन पूर्ण किया था, जो टिहरी राज्य का प्रथम विधिवत भू प्रबंधन था। अगला देखो 1929 में दीवान चक्रधर जुयाल की नियुक्ति की दीवान पद पर। 1929 में दीवान किसको बनाया गया? चक्रधर जुयाल को। दीवान किसको बनाया? चक्रधर जुयाल को, ठीक है। इन्हें गढ़वाल का जनरल डायर भी कहा जाता है। गढ़वाल का जनरल डायर क्यों कहा जाता है अभी हम देखेंगे। अगला देखो 1940 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया। देखो प्रताप हाई स्कूल सबसे पहले किसने बताया था?
एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल के रूप में प्रताप शाह ने। कीर्ति शाह ने उसको हाई स्कूल बना दिया और इन्होंने इसको इंटर बना दिया। 1940 में इन्होंने प्रताप हाई स्कूल को इंटर बना दिया। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव प्रताप शाह ने रखी थी। हाई स्कूल किसने बनाया? कीर्ति शाह ने। और इंटर किसने बना दिया उसको? नरेंद्र शाह ने। ठीक है। 1933 में नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU को 1 लाख रुपए दान दिए। ठीक है। 1921 में अपने नाम से नरेंद्र नगर की स्थापना की, जहां 1924 में राजभवन का निर्माण पूर्ण हुआ। ठीक है। 1921 में उन्होंने नरेंद्र नगर को स्थापित किया, जो कि ऋषिकेश से ऊपर की ओर पड़ता है। ठीक है, नरेंद्र नगर। यहाँ पर 1924 में राजभवन का निर्माण पूर्ण हुआ और 1925 में राजा ने नरेंद्र नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है। ठीक है। तो देखो, न्याय सुविधा के लिए राजा ने परगनों में परगनाधिकारी नियुक्त किए और सिविल एंड सेशन जज का न्यायालय स्थापित किया। तो क्वेश्चन बन सकता है, टिहरी में किसके द्वारा सिविल एवं सेशन जज का न्यायालय स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र शाह के द्वारा किया गया था। छोटे न्यायालयों की अपीलें चीफ कोर्ट में तथा चीफ कोर्ट की अपीलें हुजूर कोर्ट में होती थी। ये जो हुजूर कोर्ट की स्थापना वाला सवाल ना, ये प्रश्न बना था आरओ में। ठीक है, आरओ में ये बना था। हालांकि देखो, जो रतुड़ी जी की बुक है या फिर अजय रावत जी की किताब है, ठीक है, रतुड़ी जी की किताब है, अजय रावत जी की किताब है, साथ ही कठौत जी की किताब है, इन तीनों ही किताबों में ये स्पष्ट कहीं पर नहीं है कि हुजूर कोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह ने की थी। केवल इसी रूप में है कि जो चीफ कोर्ट की अपील है वो हुजूर कोर्ट में होती थी। ठीक है, तो ऐसा स्पष्ट तो नहीं है कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन आयोग ने भी उसका उत्तर नरेंद्र शाह ही माना है। ठीक है, तो इसलिए हुजूर कोर्ट की स्थापना भी किसके समय में हुई है? नरेंद्र शाह के। तो क्यों हुई है मैं आपको बता चुका हूँ कि आयोग ने जो आंसर की दे रखी है उसमें उसका उत्तर नरेंद्र शाह ही माना है। ठीक है। अगला है, राजा के सुयोग्य प्रशासन से प्रसन्न होकर, राजा के सुयोग्य प्रशासन, क्योंकि अब प्रशासन करने में बहुत अच्छे थे, तो उससे खुश होकर अंग्रेजों ने राजा को KCSI KCSI ठीक है, KCSI की पदवी प्रदान की तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने राजा को LLD की उपाधि देकर सम्मानित किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना भी किसने की थी? हुजूर कोर्ट वही था जो सबसे ऊपर जहां राजा सुनता था। हाई कोर्ट की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। अगला है रवाई कांड। रवाई कांड कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को रवाई कांड कब घटित हुआ था, या फिर इसको तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं। ठीक है, तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी के मैदान में हुआ था इसलिए तिलाड़ी कांड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तिलाड़ी कांड बोलते हैं, जो कि यमुना नदी के तट पर आता है। रवाई कहाँ पर आता है? यमुना ने एक बार प्रश्न बन गया था, रवाई किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, रवाई कांड की घटना घटित हुई थी, जो कि देखो, रवाई कांड क्यों हुआ था? सरकार ने 1927-28 में एक वन व्यवस्था लागू की। ठीक है, सरकार ने 1927 में एक वन व्यवस्था लागू की जिसमें ग्रामीणों पर प्रतिबंध लगा दिए। अब देखो, अगर ग्रामीण वनों से जो उन्हें लाभ प्राप्त होते हैं, माना लकड़ी चारा इत्यादि, या फिर ऐसे लाभ जो उनके लिए अति आवश्यक है, यदि सरकार उन पर प्रतिबंध लगा दे तो ग्रामीण कहाँ जाएंगे, है ना? तो इसीलिए ग्रामीणों ने क्या किया? उसका विरोध किया। उसके अगेंस्ट क्या किया? ढांढक यानी कि आंदोलन। ठीक है, ढांढक माने क्या होता है? आंदोलन। उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया और सीमा निर्धारण जो नियम हुए थे इनको तोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की, उसके लिए आंदोलन किया और जो नियम बने थे नियमों को तोड़ दिया। अब नियमों को तोड़ दिया तो उस समय टिहरी में हमने ऊपर देखा 1929 में नरेंद्र शाह ने दीवान जो थे, दीवान पद पर, जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था दीवान, उस पद पर सेनापति होता था दीवान। तो दीवान किसको नियुक्त किया था? जो चक्रधर जुयाल हैं उन्हें। ठीक है, तो चक्रधर जुयाल ने सेना को आदेश दिया कि जो ढांढककारी हैं, फिर आंदोलनकारी हैं, उन पर गोलियां चला दी जाएं। ठीक है, तो जैसे ही दीवान का आदेश मिला, सैनिकों ने आंदोलनकारी किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें कई सारे, देखो, मृत्यु की आंकड़ा कोई स्पष्ट नहीं है, न जाने कितने लोग मारे गए। कहीं पर 13-15 दिया, लेकिन ये मतभेद है कि मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग उसमें मारे गए थे, कितने आंदोलनकारी उसमें मारे गए थे। ठीक है, तो जिस पर दीवान चक्रधर जुयाल के आदेश से सेना द्वारा राठी घाटी तथा तिलाड़ी सेड़ा में किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें कई ढांढककारी
मारी गई। ठीक है, तो रवाई कांड ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 30 मई 1930 को। रवाई यमुना नदी के तट पर है। कौन था? चक्रधर जुयाल था दीवान, उसके आदेश पर गोलियां चली थी, तो इसलिए चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। और जनरल डायर कौन था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पढ़ेंगे अभी जब हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, वहां पर एक एक चीज आपको मैं लिखाऊंगा। धैर्य बनाए रखिए, देखो आप लोग, बस। ठीक है, धैर्य मुझे आप लोगों से चाहिए। बहुत ज्यादा समय अभी हमारे पास है, आपको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। देखो, जिला दर्शन सीरीज हमारी चल रही है, उसके जरिए हमारा पूरा जिले नहीं, पूरी परीक्षा वाणी कवर हो रही है। उसमें आपको सारी, आज नैनीताल जिला हम देखेंगे तो उसमें सारी चीजें, सारे फैक्ट, कम से कम 16 पेज उसके टाइप हुए हैं, तो वो 16 पेज आप लोगों ने आज की क्लास में देखने हैं। तो इससे ज़्यादा मैटर कहीं बाहर नहीं आएगा। आपने जो अन्य जिले पढ़े भी हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि सारे फैक्ट उसमें कवर हो रहे हैं। अगला देखो, इनके समय की एक और जो महत्वपूर्ण घटना थी, उसमें 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन के प्रयासों से देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 13 जनवरी 1939 को। किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। तो प्रजामंडल स्थापित ही क्यों की गई थी? प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, जो टिहरी राजशाही है, ठीक है, उसके कुशासन से जनता को मुक्त करना। अब राजा कुशासन तो नहीं करते थे, राजा यहाँ के प्रजा प्रिय थे, प्रजा की रक्षा करते थे, प्रजा के लिए अच्छे कार्य करते थे, लेकिन जिन अधिकारियों की या फिर जिन कर्मचारियों की नियुक्ति वो करते थे वो बेईमान थे। उनकी बेईमानी जनता को झेलनी पड़ती थी, इसलिए जनता परेशान रहती थी। ठीक है, तो नरेंद्र शाह के समय ही देखो, श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें, और अंततः जेल में ही भूख हड़ताल से उनकी 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो शहीद हो गए। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कब की थी? 9 मई, 3 मई, ठीक है, 3 मई, 3 मई 1944 को इन्होंने हड़ताल शुरू की, और 84 दिन की हड़ताल करने के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि शहीद हो गए। अगला देखो, नरेंद्र शाह ने टिहरी में कई सड़कों का निर्माण कराया। तो कई जगहों को इन्होंने सड़कों से जोड़ा, कई जगह इन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, जिस कारण इन्हें गढ़वाल का शेर शाह सूरी कहा जाता है। ठीक है, शेर शाह सूरी ने कहा जाता है। तो शेर शाह सूरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेर शाह ने भी बहुत सारी सड़कें बनाई थी, जिसमें ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है उस काल का, किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी का कथन क्या था कि जो सड़कें हैं, ठीक है, ये साम्राज्य की धमनियां होती हैं। जैसे मानव शरीर में धमनियां होती हैं रक्त परिसंचरण के लिए, उसी तरह सड़कें किसी साम्राज्य की धमनियां होती हैं। ये कथन किसका था? शेर शाह का। ठीक है, सड़कें होंगी तो देखो बेहतर यातायात व्यवस्था होगी। जो कच्चा माल निर्मित हो रहा है या फिर जो भी चीजें, स्थानीय चीजें निर्मित हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। यदि सोचो आज सड़कें नहीं होती, तो जो पिथौरागढ़ में कोई सामग्री बन रही है वो हल्द्वानी कैसे पहुंचती? और यदि पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आने के लिए 4 मार्ग हैं, तो वो चीजें और आसानी से पहुंचेंगी, है ना। जो छोटा मार्ग है वहां से और ज्यादा तेजी से आ जाएगा। तो यही चीजें हैं, सड़कें जितनी विकसित होंगी, जितनी अच्छी होंगी, जितनी ज्यादा चौड़ी सड़कें होंगी, उतना तेजी से विकास भी वहां पर, विकास कार्य होंगे। ठीक है, देखो, कुछ समय पश्चात राजा अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थता के कारण इन्होंने 26 मई 1946 को नरेंद्र शाह को नरेंद्र शाह ने युवराज मानवेंद्र शाह को सिंहासन पर आसीन कर दिया। ठीक है, मानवेंद्र शाह को इन्होंने पद पर बैठा दिया, और साथ ही अपना वैसे ही राज्य में रहने लगे। तो 1950 में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु होगी। तो क्वेश्चन बन सकता है, किस पवारकालीन शासक की मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी? तो किसकी हुई थी? नरेंद्र शाह की। अगले आते हैं मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह, जो कि 1946 से 1949 तक टिहरी के शासक रहे थे, इनके समय में एक सकलाना विद्रोह हुआ था। सकलाना विद्रोह, ठीक है, जब उत्तराखंड का हम स्वतंत्रता वाला पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक 5 अक्टूबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 5 अक्टूबर 1946 को इनका राज्याभिषेक, डेट पूछी गई इनकी एक बार राज्याभिषेक की, तो इसलिए मैं इसको लिखाया हूँ यहाँ पर। यह टिहरी रियासत तथा पंवार शासक के 60वें एवं अंतिम शासक थे। यानी कि टिहरी रियासत है, जो जो विभाजित टिहरी रियासत है, या फिर पंवार वंश जो कि पहले से चला आ रहा था पूरा, उसके 60वें और अंतिम राजा ये थे। अगला देखो, 1 अगस्त 1949 को राजा ने
जो विलीनीकरण प्रपत्र है उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार की एक विज्ञप्ति द्वारा, जो कि 1 अगस्त 1949 को जारी हुई थी, टिहरी गढ़वाल राज्य को संयुक्त प्रांत यानी कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, संयुक्त प्रांत है, का 50वां जनपद बना दिया। उस समय संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत उसके मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो भारत में जो 552 रियासतें थी, इनका भारत में विलय कराने के लिए जो समिति गठित की गई थी, कौन थे उसके अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए, इन्होंने इनसे भी हस्ताक्षर करवाए, और जो टिहरी रियासत है उसका विलय हो गया भारत सरकार में कब? 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। और इसी तरह ये उत्तर प्रदेश का 50वां जनपद बना। बाकी देखो, बाकी फैक्ट इनके बारे में कोई महत्वपूर्ण है नहीं। 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी, जो मानवेंद्र शाह, इनकी 2007 में मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये हो गए पंवारकालीन शासक। देखो इतना सारा मैटर हमारा बहुत कम समय में यहाँ पर कवर हो गया। अगला है पंवारकालीन शासन प्रबंध। केंद्रीय शासन का प्रमुख होता था राजा, जो मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्य शासन करता था, ठीक है। राजा प्रमुख होता है, हर जगह राजा प्रमुख होता है, और उसके नीचे मंत्रिमंडल होती है। मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों का अलग अलग मंत्री होता है, जो अपने विभाग को देखता है और रिपोर्ट राजा को करता है, ठीक है। राजकुमारों को कुंवर कहा जाता, ठीक है, राजकुमारों को कुंवर कहा जाता। दरबार में दीवान क्या होते थे? सेनापति, जैसे दीवान चक्रधर जुयाल। दफ्तरी कौन था? राजादेश प्रभारी। मुख्तार क्या होता था? महामंत्री, ठीक है, मुख्तार क्या होता था? महामंत्री। गोलदार क्या होते? राजधानी के सुरक्षा अध्यक्ष। ये प्रश्न एक बार बना हुआ है कि टिहरी काल में या फिर पंवार काल में गोलदारों की नियुक्ति किस कार्य के लिए होती थी, ठीक है। गोलदार क्या होते थे? जो राजधानी के रक्षक होते थे। राजधानी के सुरक्षा अध्यक्ष कौन होते? गोलदार, ठीक है। माना ये राजधानी है, इसके चारों ओर से जो रहेंगे कौन रहेंगे? गोलदार। और वजीर क्या होता था? प्रशासन का अध्यक्ष। वजीर क्या होता था? प्रशासन का अध्यक्ष, ठीक है। अगला देखो, कमीण परगनों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे, जिन्हें थोकदार भी कहा जाता। कमीण क्या होते थे? जो राजस्व की वसूली का कार्य करते थे। कमीण क्या होते थे? राजस्व वसूली का कार्य करते थे, जिन्हें थोकदार कहा जाता। परगनों से छोटी इकाई क्या थी? पट्टी कहलाती थी, ठीक है। परगनों से छोटी पट्टी। पट्टी के लिए कौन नियुक्त होता था? सयाना। पट्टी में कौन नियुक्त होगा? सयाना, जो कि यहाँ से कर वसूलेगा, ठीक है। रौलिया क्या था? स्थानीय राजस्व एवं पुलिस अधिकारी क्या होते थे? रौलिया होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। राजस्व उगाही के लिए गांवों में प्रधान एवं न्याय के लिए गांवों में पंचायतें निर्मित की गई थी, ठीक है। तो ग्रामीण न्याय व्यवस्था भी थी, और ग्रामीण जो व्यवस्था थी उसमें प्रधान प्रमुख होता था, जो राजस्व उगाही का कार्य करता था, राजस्व वसूली का कार्य करता था। तो इस प्रकार यदि आप देखते हैं पंवार शासकों में, तो सबसे ऊपर होता था राज्य, ठीक है। राज्य से नीचे क्या होता? मंडल, ठीक है। कई सारे मंडलों का उल्लेख मिलता है। मंडल से नीचे क्या होता है? परगना, ठीक है। परगना से नीचे क्या आ जाएगा? पट्टी, और पट्टी से नीचे क्या आ जाएगा? गांव। बस इस तरह से आपने ध्यान रखना। देखो, राज्य, मंडल, परगना, पट्टी और गांव, ठीक है। राज्य का राजा हो गया, मंडल के लिए मंडलाध्यक्ष हो गया, ठीक है। परगनों के लिए जो परगना अध्यक्ष है वो हो गया। पट्टी, पट्टी में कौन आ जाते थे? शयाना। और गांव में कौन आते थे? प्रधान। इस तरह से आपने इनका ध्यान रखना, ठीक है। जो जहाँ का प्रमुख होगा राजस्व वहीं से वो वसूलेगा या फिर आगे को बढ़ाएगा। अगला देखो, प्रत्येक परगनों के सैनिक प्रमुख फौजदार होते थे, ठीक है। सैनिक प्रमुख फौजदार कहलाते। जो परगनों के सैनिक प्रमुख होते थे वो क्या कहलाते? फौजदार, जो परगने में शांति व्यवस्था का कार्य करते थे, ठीक है। परगने में सैनिक अधिकारी भी रखे जाते थे, जिन्हें फौजदार कहा जाता है, यानी कि फौजदार क्या हो गए? सैनिक अधिकारी हो गए। अब राज्य में आय व्यय। राज्य के नियमित करों में भूमि कर क्या था? प्रमुख था। राज्य में भूमि कर अति महत्वपूर्ण था, प्रमुख था, जिसे परवर्ती लेखों में सिरती कहा गया, यानी कि सिरती के रूप में भूकर लिया जाता था, ठीक है। प्रजा कभी कभी इसे विसाह के रूप में भी चुकाती थी। विसाह भी हमने देखा था नकद रूप में, जिसे प्रताप शाह ने, जो राजमाता गुलेरिया हैं, उन जो महारानी गुलेरिया हैं, उनके निर्देश पर, उनके जो परामर्श से बंद कर दिया था, ठीक है। तो नियमित करों में देखो भूमि कर प्रमुख था। लेखों में इसे सिरती भी कहा गया। सिरती क्या था? कभी कभी नकद रूप में भी लिया जाता था, विशाह यानी कि नकद रूप में भी लिया जाता था, ठीक है। राज्य तीन परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता था। राजा तीन परिस्थितियों में भूमि का जो मालिकाना हक है दूसरे को दे सकता था। किस किस में? या तो संकल्प या विष्णु प्रीति से, मतलब दान के द्वारा।
दूसरा देखो रौत या फिर वीर, जो वीर सैनिकों को पुरस्कार के रूप में दी जाती है रौत भूमि। अभी ये किस में आया, ये अभी वीडियो वाले एग्जाम में आया था, वीडियो वीपीडी जो भी 31 दिसंबर को हुआ है, रौत भूमि वीर सैनिकों को पुरस्कार के रूप में और जागीर के रूप में, ठीक है, राज्य अधिकारियों को जागीर के रूप में भी वो देता था, जिसमें वो जागीरदारी कर सके, मतलब जमींदारी टाइप का। देखो कृषि, कृषि में अलग अलग तरह के लोग होते थे। जो राजा से कृषि भूमि पर राजाज्ञा से, यानी कि राजा की परामर्श के पश्चात कृषि भूमि पर जो कृषि करते थे उन्हें आसामी कहा जाता था, ठीक है। तो आसामी, क्वेश्चन बना है आसामी कौन थे, कृषि कृषक थे आसामी, ठीक है, जो राजाज्ञा से कृषि करते, ऐसे कर सकते जो राजाज्ञा से कृषि करते उन्हें आसामी कहा जाता। ये 3 प्रकार के होते थे, कैसे, खायकर आसामी, सिरतान आसामी और मोरूसीदार स्थान आसामी, ठीक है। जो मोरूसीदार आसानी थे आसामी थे वो क्या करते थे, जो व्यक्ति मोरूसीदार के अधीन कृषि कार्य करते थे तथा भूमि कर मोरूसीदार को, देखो इसके अधीन कार्य करेंगे, मतलब मोरूसीदार इसके अंडर में कार्य करेंगे और टैक्स भी इसी को पे करेंगे, मतलब जमीन मोरूसीदार की है और उसमें खेती कौन कर रहा, खाई कर, खेती कौन कर रहा, खाई कर, खेती करेगा और इसको टैक्स दे देगा, मतलब एक तरह से लीज वाली भूमि आप समझ लो। जैसे आज आप लीज व्यवस्था देखते हो, लीज डीड जो होती है या फिर किराए वाली व्यवस्था जो होती है आजकल की, ठीक है, किसी से भूमि किराए पर ली कृषि की और उसको उसके बदले कुछ पैसे दे दिए या फिर उसको कुछ अनाज दे दिया, तो ये भी इसी तरह का था। देखो हालांकि ऐसा कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भूमि थी मोरूसीदार की थी, ठीक है, मोरूसीदार खेती कौन करता था उसमें, खाई कर, और खेती करने के एवज में जो भी वो उसको खेती से आय होती थी उसको वो कर किसको प्रदान करता था, मोरूसीदार को। अगला देखो, सिरतान कौन होते थे, जो मोरूसीदार या खायकर को उसकी भूमि हेतु सिरती या नगद रकम दिया करते थे, ठीक है। सिरतान कौन होते, ये भी कृषक थे, लेकिन सबसे छोटे कृषक ये थे। तीसरा देखो, मोरूसीदार कृषि भूमि पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, क्योंकि ये सबसे बड़े थे, इनके मतलब जो वास्तविक रूप से भूमि के मालिक होते थे मोरूसीदार होते थे, जो स्वतंत्र रूप से कृषि भूमि पर कार्य करते थे तथा सीधे राजा को कर चुकाते थे, ठीक है। ये राजा को टैक्स देते थे, ये इन्हें टैक्स देते थे, ये भी इन्हें टैक्स देते थे, ठीक है। देखो भूमि की इकाई, भूमि की इकाई कैसे होती थी, भूमि राज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई थी जूला। अभी प्रश्न बना हुआ है जूला, कल ही जो वीडियो वीडियो हुआ है 31 दिसंबर को, उसमें ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। जूला क्या था, जूला या फिर जूला माप की इकाई है, भूमि माप की इकाई है, ठीक है। तथा सबसे छोटी इकाई क्या थी, मुट्ठी। अन्य इकाइयों में देखो खार था, बीसी था, भार था, दोण था, पाता था, ये भी यहाँ पर प्रचलित थे। गढ़ राजाओं के जो अभिलेख हैं वो संस्कृत था गढ़वाली भाषा में, गढ़वाली होगा, ठीक है, गढ़वाली भाषा में पाए गए हैं। जो गढ़ राजाओं के अभिलेख हैं वो संस्कृत और गढ़वाली भाषा में पाए गए हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो विशिष्ट शब्दावलियां, थर्प या चौंतरा, ये किसे बोलते थे, जैसे कोई मंदिर है उसके समीप या पुराने सार्वजनिक स्थलों पर बने चौकोर चबूतरे, माना ये मंदिर है या फिर कोई सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, तो इसको इस तरह से घेर देंगे, है ना, इसको इस तरह से घेर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये मंदिर हो गया यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। तो मंदिर के जो इसको चबूतरे से घेरा है, ये जो चबूतरा बना रखा है, ये क्या हो जाएगा, थर्प या चौंतरा। ये जो चबूतरा है ये थर्प या चौंतरा, जो कि मुख्यतः पत्थरों से निर्मित होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, थर्प या चौंतरा हो जाएगा, जो मंदिरों के चारों ओर बनेगा या फिर पुराने सार्वजनिक स्थलों पर, कोई सार्वजनिक स्थल माना कोई सार्वजनिक मैदान है, इसके चारों ओर बना दिया, ठीक है। ये क्या कहलाते, थर्प या चौंतरा। तो क्वेश्चन बन सकता है थर्प या चौंतरा गढ़वाल काल में क्या था। अगला देखो मांडा, मांडा क्या था, प्राचीन यात्रा मार्गों पर या देवालयों के समीप निर्मित स्वतंत्र रचनाएं। यह होता था एक मंडप टाइप का, ठीक है, ये होता था एक मंडप टाइप का, लेकिन ये मंदिरों से संबंधित मंडप नहीं थे। जैसे हमने कत्यूरी काल में जो शैली पढ़ी थी, ठीक है, उसमें मंडप इत्यादि बनाए जाते हैं। मंदिर है, जैसे माना कोई मुख्य मंदिर होता है, इसके साथ ये छोटे छोटे मंडप भी ऐसे बनाए जाते हैं साइड में, ठीक है। ये मुख्य मंदिर है और इसके साथ दो ये भी बना दिए, यहाँ पर मंडप बना दिए, ठीक है। ये मंडप, ये ऐसा कोई मंडप नहीं था मंदिर वाला, ये मंडप थे स्वतंत्र मंडप, स्वतंत्र संरचनाएं थी। कहाँ पर बनाई गई थी, यात्रा मार्गों पर या फिर देवालयों के समीप, मतलब जहाँ यात्री आते हैं वो कुछ विश्राम कर सकें, ऐसे उद्देश्यों से, ठीक है। तो मांडा किसे बोला जाता, स्वतंत्र निर्मित संरचनाओं को या फिर मंडप को, ठीक है।
अगला देखो, बऊ या मंगरा। बऊ या मंगरा ये क्या थे? जलाशय। बऊ या मंगरा क्या थे? जलाशय थे। अगला है छीणा। छीणा क्या था? जल साधन के लिए बनाई गई सुरंग। क्या थी? छीणा। ठीक है, जल साधन के लिए बनाई गई सुरंग क्या होती थी? छीणा होती थी। ठीक है, छीणा, या फिर इसको कुमाऊं में दोना भी बोलते हैं। ठीक है, दोना। आपने देखा होगा, माना इस स्थान से इस स्थान को पानी से जोड़ना है, जो प्राचीन विधि है उसमें क्या करते हैं, एक लकड़ी, ठीक है, यदि इसके यहाँ पर नीचे खाई है और ये छोटा सा, मतलब ये छोटा सा स्पेस है, माना 10 मीटर का है, 15 मीटर का है, तो ये खाई के ऊपर एक लकड़ी का दोना लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे चीड़ की लकड़ी जो सबसे लंबी होती है, उसको छीलते हुए उसके बीच में इस तरह से स्पेस बनाते हुए, ताकि उससे पानी जा सके। ठीक है, यहाँ की गोल को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए तो दोना बनाया जाता है। ऐसा ही यहाँ पर क्या था? गढ़वाल में छीणा था। ठीक है, तो जल साधन के लिए बनाई गई सामग्री सुरंग क्या होती थी? छीणा होती थी। घट्ट या घराट आप सभी जानते हैं, पंचक्की का स्थानीय नाम है घट या घराट। गढ़वाल चित्रकला शैली, देखो सारी चीजें मैंने गढ़वाल चित्रकला शैली में यहाँ पर लिखी नहीं है, क्योंकि इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गढ़वाल चित्रकला शैली में देखो मेंस का एक क्वेश्चन बनता है, जब आप पीसीएस वगैरह देते हैं तो पीसीएस का मेंस वहां पर क्वेश्चन आता है। शायद जो अभी 2023 में जो पीसीएस का मेंस हुआ, वहां पर एक क्वेश्चन बना हुआ है गढ़वाल चित्रकला शैली के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप यही देखेंगे कि गढ़वाल चित्रकला शैली, ये गढ़वाल चित्रकला जो कि बलभद्र शाह के समय से शुरू हो गई थी, उसी का एक विशिष्ट रूप है जो पहाड़ी चित्र शैली के अंतर्गत आती है। पहाड़ी चित्रकला चित्रकला शैली, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तराखंड, जो भी पर्वतीय एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला शैली प्रचलित है, उसी के अंतर्गत गढ़वाल चित्रकला शैली भी आती है। ठीक है, देखो इसका विकास पृथ्वीपति शाह के समय मुगल दरबार से आए चित्रकारों, कौन कौन आए थे, किसको शरण दी थी? 1658। अब तो आपको सीधा याद होना चाहिए, श्यामदास एवं हरदास, इन्हें शरण दी थी ना। सुलेमान सिकोह के साथ कुल 17 व्यक्ति आए थे, जिनमें ये दो भी थे, तो इन्हें भी शरण दी थी। तो श्यामदास और उसके पुत्र हरदास आए थे। हरदास का पुत्र कौन हुआ? हीरालाल। हीरालाल का पुत्र कौन हुआ? मंगतराम। ठीक है, श्यामदास, फिर हरदास, फिर हीरालाल, फिर मंगतराम। तो ऐसे कभी कभी क्रम भी आपसे पूछ सकता है। देखो, मौलाराम तोमर भी इसी चित्र शैली का महान चित्रकार हुआ, जो मंगतराम का पुत्र था। जो किसका पुत्र था? मंगतराम का। तो मंगतराम इनकी पांचवी पीढ़ी, जो मौलाराम है इनकी पांचवी पीढ़ी में था। मौलाराम इनकी पांचवी पीढ़ी में था। ठीक है, मौलाराम के परिवार से हटकर जो अन्य थे, माणुकू और चैतू, भी गढ़वाल चित्र शैली के चित्रकारों में प्रसिद्ध थे। तो जो चैतू और माणुकू हैं, ये मौलाराम के राजवंश से नहीं है, मतलब मौलाराम के वंश से नहीं है। ठीक है, मौलाराम के पीढ़ी से संबंधित नहीं है। ये क्या है? उनसे अलग है, उनसे हटके हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, माणुकू और चैतू किस शैली के चित्रकार हैं? किस शैली के हैं? गढ़वाल चित्र शैली के कार्य, गढ़वाल चित्र शैली के कलाकार हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मौलाराम परिवार से हटकर जो माणुकू और चैतू हैं, ये भी गढ़वाल चित्र शैली से संबंधित है। मौलाराम भी गढ़वाल चित्र शैली से संबंधित है। ये पहाड़ी चित्रकला का ही एक भाग है। तो इससे ज्यादा मैंने इसमें ज्यादा फैक्ट लिखा नहीं है चित्रकला के बारे में, क्योंकि ऐसे कभी कभी प्रश्न बन जाता है, तो बाकी इससे बाहर प्रश्न आपके लिए नहीं बनेगा। वो मेंस का हिस्सा है, वहाँ पर मेंस में जो लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो वहाँ पर लिखने के लिए वो ज़्यादा बेहतर है उसको समझाना। तो आप लोग केवल ग्रुप सी देख रहे हैं अभी, और साथ ही जो आपका रिवाला है, आपका पीछे अभी यदि जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि 25 फरवरी को होगा, तो आपको तब तक का और ज़्यादा मैं चीज़ें कवर करा दूंगा। आप लोग बस निश्चिंत होकर तैयारी करिए, अपनी मेहनत करिए, और पूरी लगन के साथ, बिल्कुल पूरे जुनून के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। देखो, साथ ही पीडीएफ आप लोगों को इसका मिल जाएगा, और अगली क्लास पुनः बोर्ड में ही आएगी। ठीक है, आज की क्लास चूंकि बहुत ज़्यादा, देखो कितना सारा मैटर हमने कवर कर लिया है इसमें, तो अगली क्लास पुनः बोर्ड में ही आएगी। और थोड़ा मैंने तेज़ी से भी इसको समझाया, तो कारण यही है, यदि इसको मैं बोर्ड में समझा तो पूरा 2 से 3 दिन और लग जाता, तो उसी चीज़ को मैंने आपको एक दिन में करा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।